जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें आपका एक वीडियो थ्योरी का हो चुका है। आज ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का दूसरा वीडियो है। आज जो हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है आपका इंडियन हिस्ट्री जो है, इसके अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई देरी किस बात का, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने जहाँ पढ़ा था न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो भारत में टोटल जो है 25 हाई कोर्ट है। क्या है? 25 हाई कोर्ट है। और 25वां कौन सा बना, अभी जल्द ही में बना है, तो आंध्र प्रदेश अमरावती वाला। ठीक है, आंध्र प्रदेश अमरावती में आपका क्या है, 25वां हाई कोर्ट बना है। तो चलिए 25 काप के कौन कौन से देख लेते हैं। पहला देखना, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता क्या है? उत्तर प्रदेश। और भाई ये कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र क्या है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, और आगे देखना, अवस्थान कहाँ है? ये हैदराबाद में है। अगला जो हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट। इसकी स्थापना होती है 1862 में। और ये कहाँ कहाँ पे इसका न्याय चलता है? तो महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, गोवा, दमन दीव हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो भाई मुंबई में। अगला बात करते हैं तो कलकत्ता हाई कोर्ट, 1862 में इसकी स्थापना होती है। पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका क्षेत्र है और कोलकाता में ये स्थित है। अगला आपका है छत्तीसगढ़। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बिलासपुर में है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में ही काम करता है। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहाँ पे है? तो भाई इसका दिल्ली में ही केवल। और अवस्थान कहाँ पे, ये स्थित कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। इसके बाद गुवाहाटी। गुवाहाटी की स्थापना देखना 1948 में हुआ था। असम हो गया, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है, गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट आपका है गुजरात हाई कोर्ट। तो स्थापना 1960 में हुआ था। और अगर बात करें राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तो भाई गुजरात में। और ये कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। अगला आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश में है और शिमला में इसका मुख्यालय, ठीक है, स्थान है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये राज्य क्षेत्रीय क्या है? तो जम्मू कश्मीर और जम्मू और श्रीनगर में। झारखंड की बात करें तो भैया राज्य क्षेत्रीय क्या है? झारखंड, और स्थित कहाँ पे है? रांची में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो हाई कोर्ट है, ये राज्य क्षेत्रीय क्या है? कर्नाटक ही है। और कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में। केरल की बात करोगे तो केरल और लक्षद्वीप और एर्नाकुलम में। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो ये ध्यान देना, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहाँ पे कैसे काम करता है? तो मध्य प्रदेश में। और स्थित कहाँ पे? तो भाई जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। चलिए आगे वाले की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बाद आपका जैसे मद्रास। मद्रास हाई कोर्ट का जो भाई ये राज्य क्षेत्रीय मुख्यालय, ये क्षेत्र है तमिलनाडु में, पुदुचेरी है। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। उड़ीसा की बात करें तो राज्य क्षेत्रीय विस्तार कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। और कहाँ स्थित है? तो कटक में। पटना की बात करें तो बिहार और पटना। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसका राज्य क्षेत्रीय प्रसार है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो चंडीगढ़ में। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो भाई ये राजस्थान में। और ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हाई कोर्ट गंगटोक में है। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट तो उत्तराखंड नैनीताल में है। मणिपुर हाई कोर्ट मणिपुरा इम्फाल में है। मेघालय हाई कोर्ट तो मेघालय शिलांग में है। ठीक है, और त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है ये त्रिपुरा, और ये कहाँ पे स्थित है? अगरतला में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई न्यायाधीशों को पद से हटाने का क्या क्या प्रोसेस है। ध्यान देना, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, अर्थात उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया समान है। ठीक है, वेतन भत्ते की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उतना ही वेतन दिया जाता है जितना कि संसद द्वारा
विधित के अनुसार समय समय पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग शक्तियां क्षेत्राधिकार की बात करें तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे प्रारंभिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, रिट जारिता, न्यायिक पुनर्विलोकन, अभिलेखित क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय और मुकदमों का हस्तांतरण। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की बात करोगे तो भाई भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, विधायिका, ठीक है, और विधीय संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध है। अगर विधायी संबंध की बात करोगे तो इसमें 3 आता है, संघ सूची, राज्य सूची और आपका एक आता है समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होता है जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, किसका होता है, आप कहोगे केंद्र सरकार का। राज्य सूची वह होता है जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघ सूची में पहले आपका 97 विषय था, अभी वर्तमान में 100 विषय है। कितना है, 100। इसमें अगर बात करें राज्य सूची में तो भाई 66 विषय था, अभी वर्तमान में है 61। ठीक है, और समवर्ती सूची में आपका 47 विषय था, अभी वर्तमान में कितना है तो 52 हो गया। ठीक है, चलिए तो इनकी बात करते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे देखना सारा सब कुछ वही लिखा गया, देखना। अगर आप संघ सूची की बात करोगे तो इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल है। ठीक है, इस सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में विधि निर्माण की जो शक्ति है वो केंद्र के पास होती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं और इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कितने हो गए, 47 से 52 हो गया। ठीक है, और इस पे कानून कौन बनाएगा, परंतु दोनों द्वारा निर्मित विधि में परस्पर विरोध की स्थिति केंद्र द्वारा विधि को मान्यता प्राप्त दी गई है। ध्यान देना, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बनाएंगे। अगर विवाद हो जाता है तो वो केंद्र ही कानून बनाएगा। ठीक है, चलिए अवशिष्ट शक्तियां क्या है, अनुच्छेद 248 के अनुसार, अनुच्छेद 248 के अनुसार कुछ अवशिष्ट शक्तियां प्रदान है संसद को। जैसे देखना केंद्र सरकार में क्या क्या मैटर है, तो संघ सूची में देखना प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, ठीक है, विदेश मामले, युद्ध और शांति, चेकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश, ठीक है, और मुद्रा, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वही केंद्र सरकार, क्योंकि ये संघ सूची में है। राज्य सूची की बात करें तो भैया कृषि, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक भूमि, शराब, वाणिज्यिक, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, ठीक है, आमतौर पर इन्हें कानून बनाने का किस पे होता है, तो राज्य सरकार का। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, इनमें वे सभी मामले आते हैं जिनका उल्लेख किसी सूची में नहीं हुआ है। साइबर विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। समवर्ती की बात करें जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती, जैसे शिक्षा हो गया, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी संपदा का हस्तांतरण हो गया, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना, ठीक है, और उत्तराधिकार केंद्र और प्रांत दोनों में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका रहा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए अगर प्रशासनिक संबंध की बात करोगे तो संघात्मक शासन प्रणाली में सामान्यतः संघ एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक प्रायः विवादग्रस्त रहता है। अतः भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधानों के लिए ताकि संघ और राज्यों के बीच संबंध सहज बना रहे, संविधान के अनुच्छेद 256 से 265 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसके बाद वित्तीय संबंध है, तो भाई इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपका पंचायती राज। ठीक है, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। देखिए अगर बात करोगे स्थानीय स्वशासन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉर्ड रिपन को, जिनका टाइम काल 1880 से, इनका टाइम काल क्या है, 1880 से 1884, याद रखिएगा। ध्यान देना, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के समय को 1880 से 1882 जो लॉर्ड रिपन का टाइम काल है, इसी को स्थानीय स्वशासन का या पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। शासन एक स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने
सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी। उसी दिन से संपूर्ण राज्य राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला देखना क्या लिखा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और प्रथम नगर पालिका का गठन 1687 में मद्रास में किया गया। प्रथम नगर पालिका कहाँ बना, तो मद्रास में। प्रत्येक नगर पालिका को प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। इसके अलावा देखना 74वां संविधान संशोधन के तहत, जो आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां के साथ जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत किसको दिया गया, तो पंचायती राज को। ठीक है, और 74वां, ध्यान देना, 74वां संविधान संशोधन के तहत किसको दिया गया, तो नगर पालिका को। तो भाई पंचायत अनुसूची 11 और नगर पालिका किसमें, अनुसूची 12 में। इसी में देखिएगा, इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम का गठन का भी प्रावधान है। चलिए पंचायती राज पे थोड़ा देख लेते हैं। अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश काल में 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था का प्रयास किया गया था। इसके बाद जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम घोषित किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। अगर 73वां संविधान संशोधन की बात करोगे, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ड़ तक अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया 3 चीज, एक ग्राम, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद क्या बताया गया है, जिला बताया गया। ठीक है, तो ग्राम, ब्लॉक और जिला 3 भागों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 74वां संविधान संशोधन, देखना 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, कर्नाटक। ठीक है, लेकिन हाँ, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अगर आपसे पूछे तो आपका क्या था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा था, एमपी था। 74वां संविधान संशोधन में देखना क्या है, तो भाई 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा अनुसूची संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 ता से या छ तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें देखना, 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया पंचायती राज में। ठीक है, याद रखिएगा। नगर पालिका के अगर प्रकार की बात करोगे, तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, नगर पंचायत। नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए, बड़े नगर क्षेत्र के लिए क्या यूज करेंगे, नगर निगम। और नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया, तो 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में पंचायती राज के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2009 को भारत सरकार ने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया। ठीक है, 2009 को घोषित क्या किया गया, ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले की बात करते हैं, नीति आयोग, जिसका पूरा नाम होता है, ध्यान देना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना किया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ तथा यह भी परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ था, यानी कि एनडीसी, यानी कि जो अंतिम निर्णय होता है योजना आयोग में वो किसका होता है, एनडीसी का होता है, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ प्रतीकों की बात कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक क्या क्या है। देखना, अगर महत्वपूर्ण प्रतीकों की बात करोगे, जैसे देखना, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, ठीक है, क्या है, तिरंगा। राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन अधिनायक, जिसे किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया, तो पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है भारत की राष्ट्रीयता, तो भारतीय है, क्या है, भारतीय है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। भारत की लिपि क्या है, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, श्वेत पत्र है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर या मयूर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो याद रखिएगा पशु आपका क्या है, तो बाघ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, तो भाई बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है, गुट निरपेक्ष है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है सबसे बड़ा, तो आपका है भारत रत्न है, क्या है, भारत रत्न है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें और है। भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी थी, तो भाई पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 12 पंचवर्षीय योजना हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 से लेकर 1956, ठीक है, क्योंकि भाई 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहोगे हॉकी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय मंत्र क्या है, ओम है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। राष्ट्रीय स्मारक क्या है, इंडिया गेट। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं, तो 3 है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर क्या हो जाएगा, गांधी जयंती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संविधान संशोधन की। किसकी बात करते हैं, संविधान संशोधन की। तो ध्यान देना, अगर बात करें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में बताया गया है और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा अफ्रीका। किससे, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करते हैं, जैसे प्रथम संविधान संशोधन, ये किससे रिलेटेड है। यहाँ से जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट तक आप बने रहिएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या हुआ, इसे 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक है, जो कि आपका क्या था, भूमि सुधार से रिलेटेड था। दूसरा संविधान संशोधन हुआ 1952 में, संसद में राज्यों के प्रतिनिधि को निर्धारित करना। सातवां हुआ 1956 में। इस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। चलिए आठवां संविधान संशोधन 1960, इसके तहत क्या हुआ, तो भाई अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और एंग्लो इंडियन के समुदाय के लिए आरक्षण की अवधि 10 से बढ़ाकर, ठीक है, 10 से बढ़ाकर 1970 कर दी गई, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संविधान संशोधन, तो भाई गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संविधान संशोधन की आप बात करोगे तो क्या हुआ, 1962 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान किया गया।
इसके बाद है 14 14वां संविधान संशोधन। इसमें क्या पांडिचेरी को संघ राज्य के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करते, जैसे 15वां संविधान संशोधन 1963। इसके तहत क्या हुआ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 21वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या, सिंधी भाषा। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा, मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और विधान परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद आपका जो संविधान संशोधन वो 23वां है। 23वां में क्या है, तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 से वर्ष बढ़ाया गया। 24वां संविधान संशोधन क्या है, तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 26वां संविधान संशोधन क्या है, तो भाई भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीरिवर्स समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 27वां संविधान संशोधन देखिए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुरा, ठीक है, के रिलेटेड कुछ विशेष प्रावधान इसमें रखा गया है। 31वां संविधान संशोधन, ध्यान देना, 1974 लोकसभा की अधिकतम संख्या 547 निर्धारित की गई। इसमें 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संविधान संशोधन क्या है, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में, ठीक है, दर्जा मिला। 37वां क्या, अरुणाचल प्रदेश में व्यावसायिक एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या किया गया, पहली बात है इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ कि भाई जो हमारा प्रस्तावना उसमें 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसके अलावा इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। और इसी के तहत क्या हुआ, तो भाई मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अगला 43वां संविधान संशोधन। 42वें के संविधान संशोधन की कुछ आपत्तिजनक व्यवस्थाओं, विशेषतया न्यायपालिका से संबंधित व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखना आपका कौन सा है, तो 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके विधिक बनाया गया। क्या बनाया गया, विधिक बनाया गया। जैसे आपका 7 मूल अधिकार था, 7वां क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो 7वां मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के साथ काट कर उसे अनुच्छेद 300 का में सरकारी अधिकार के रूप में रखा गया, यानी कि वो क्या हो जाएगा, आपका विधिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 300 का में रखा गया। अगला देखना 49वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया, तो याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों वर्गों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 1990 तक के लिए कर दी गई। 49वां क्या था, इसके आधार पर संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत त्रिपुरा में स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना की गई। 91वां आपका था 51, ठीक है, 51 आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। और नागालैंड और मेघालय की विभिन्न सभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल कानून पर रोक लगाने की भी चर्चा की गई है। 55वां संविधान संशोधन देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां क्या था, तो इसमें गोवा को पूर्व राज्य देने का दर्जा दिया गया। 57वां कौन सा है, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधान सभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद देखना 58वां संविधान संशोधन है, संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को मान्यता प्रदान किया गया। 61वां संविधान संशोधन, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 62वां संविधान संशोधन, लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि की गई है। ठीक है,
इसके बाद 65वां की बात कर लेते हैं। तो भाई अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है किसके द्वारा? तो भाई 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 69वां 69वां संविधान संशोधन में क्या है? इसमें बताया गया कि दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। 70 सदस्यीय विधान तथा 7 जो है सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 70वां में क्या था? 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का प्रावधान किया गया। 71वां संविधान संशोधन 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 71वां के बाद आगे आ जाइए, कौन सा आपका मेथड है? तो भाई 73वां। कौन सा है? 73वां। इसमें देखना आपका क्या है, 1992 में हुआ। इसमें भाग 9 एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन 1993 इसके तहत जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है। इसके बाद 79, ठीक है, 79वां संविधान संशोधन सन 2000 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी तक 2000 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 81वां संविधान संशोधन के तहत क्या है? तो भाई यहाँ पे आपका ये हो गया। चलिए इसी में आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। तो ये आपने 73वां 74वां भी देख लिया। 73वां के तहत क्या जोड़ा गया? तो भाई पंचायती राज को जोड़ा गया। और 74वां के तहत क्या जोड़ा गया? तो नगर पालिका को। ठीक है, आगे देखना जो आपका दिया है 79। ठीक है, 79वां संविधान संशोधन कौन सा है? 79वां संविधान संशोधन। तो क्या किया गया? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी सन 2010 से क्या किया गया? ये तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखना 81वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से मुक्त धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। इसके बाद जो है आप देखोगे तो 84वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 84वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने संबंधी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 1991 में किया गया। 85वां संविधान संशोधन सन 2001 की अगर बात करें, इस संशोधन से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 87वां संविधान संशोधन, तो ध्यान दीजिएगा, ये 2003 में हुआ। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। इसके बाद 88वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार, ठीक है, को सेवा कर लगाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया? दल बदल व्यवस्था में संशोधन। ठीक है, दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल पूर्ण दल विधेयक को मान्यता, केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के संख्या का कितना होगा? परसेंट होगा 15%। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखना अगर 92वां संविधान के संशोधन की बात करें तो ध्यान देना, इसमें क्या गया? 2003 में हुआ। तो संविधान में 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन सा? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, यानी कि मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 4 भाषा जोड़ा गया। तो पहले तो संविधान में 14 भाषा था, फिर आपका क्या किया गया? एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत केवल सिंधी जोड़ा गया। फिर अगर इसके बाद देखोगे ना तो 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के तहत 4 भाषा जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना है? 22 भाषा संविधान में। 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2005 की बात करोगे, इसके तहत गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में ध्यान देना आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। इसे संविधान के अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया है। चलिए 94वां संविधान संशोधन 2006 की बात करोगे, इसके तहत
अनुच्छेद 65 की धारा 1 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत भारत के जनजातीय कल्याण मंत्री पर बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण संबंधित कार्य इसमें बताया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला वाला संविधान संशोधन है तो याद रखिएगा 95वां संविधान संशोधन सन 2009। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को 10 वर्षों और के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 क्या था? इस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा के स्थान पे ओडिशा तथा 8वीं अनुसूची की 15वीं परिशिष्ट भाषा उड़िया शब्द के स्थान पर ओडिशा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन सन 2011 की बात करें तो ध्यान देना, सहकारी समितियों का निर्माण किया गया। किसका? सहकारी समितियों का। 98वां संविधान संशोधन सन 2003 की बात करोगे तो अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया। ठीक है, इसके द्वारा कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के संबंध में कुछ दायित्व सौंपा गया था। नेक्स्ट आपका कौन सा है? तो भाई 99वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या इस अधिनियम के द्वारा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन क्या था? तो याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू सीमा समझौता LBA 1974 को प्रभाव में लाया गया था। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या? तो याद रखिएगा GST लागू किया गया। 101वां संविधान के तहत क्या किया गया? GST लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन क्या था? तो याद रखिएगा, इसके तहत क्या किया गया? तो भाई 102वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता देने का। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो भाई इसके तहत क्या किया गया? तो सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हितों संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 के लिए जारी, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था। 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों, ठीक है, क्या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 10 वर्ष और बढ़ाया गया। ठीक है, और इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, यदि आप पूरा नहीं पढ़ते तो आप ये स्मरणीय बिंदु आपको जरूर पढ़ना है। पहला देखना क्या है? पहला बिंदु जो है इसको जरूर याद कर देखना, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया। ठीक है, पहला पॉइंट। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और अंकित किया गया। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया और 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो कि ये दूसरी बैठक थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं BN राव। ठीक है, किसकी बात करते हैं? तो BN राव की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी बात करोगे तो BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्तुत किया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
ठीक है। और भाई संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद भी देखोगे तो भारत की संविधान सभा ने, ठीक है, किसकी, तो भाई भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ समिति, जिसको झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाओं ने भाग लिया था। भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता, ठीक है। और याद रखना, अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की संघात्मक, ठीक है, भारत की संघात्मक जो है व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और भाई बात करें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विस्तार जो विचार है ये रूस से लिया गया, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और कितना 22 भाषा भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वां संविधान संशोधन 1946 में किया गया था, ठीक है। क्या ये उद्देशिका में एक बार, ठीक है, ध्यान देना, संविधान की उद्देशिका में एक बार, देखो इसी के तहत क्या किया गया, ध्यान देना क्या किया गया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन के तहत इस संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, ठीक है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे कुछ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो आपका पॉइंट है कि भाई ठीक है, विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। इसके अलावा रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर एवं संघ सूची के ये सब विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना यह किस में आता है, तो ये आता है समवर्ती सूची में आता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भाई अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। अंतरिम सरकार में अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री एवं जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह क्या थे, तो रक्षा मंत्री थे, ठीक है, क्या थे, रक्षा मंत्री थे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य, क्या आएगा, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। पहले कितनी थी, तो पहले 7 था और 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत काट कर अनुच्छेद 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो भाई 7 थी, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, ध्यान देना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निम्न प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सा है, तो भाई एक तो है जन्म से, दूसरा है रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, उसके बाद देशीयकरण और किसी प्रकार भूमि के सम्मिलित होने पर। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति संसद को है। भारतीय संविधान के भाग ए में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तो बात करें तो ये क्या है, समानता का अधिकार है।
अगले पॉइंट की बात करते हैं तो भाई क्या है, अनुच्छेद 1922 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाई 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या अनुच्छेद 32। ये अन्य मौलिक अधिकार है, ठीक है। जैसे आप कहोगे तो भाई समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो कितने हैं आपके 6। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निषेध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अगले की बात करें, प्रत्यक्ष बंदीकरण क्या है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा इकहरी नागरिकता ब्रिटेन की देन है, ठीक है। ये एकल नागरिकता भारत में, और कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, न्यायालय द्वारा ये बाध्यकारी नहीं होता है। चलिए कुछ आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की बात करें, भाग जो है आपका 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। प्रेस तथा समाचार पत्र को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में क्या होती हैं, निहित होती हैं। अगर बात करें तो भाई राष्ट्रपति जो होता ना, कौन होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम नागरिक होता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद, लेकिन अब ये हट गए हैं। कौन आ गई हैं, तो ग्रीस मुर्मू। कौन है, ग्रीस मुर्मू है, ठीक है। चलिए, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति आ गई हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखना, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ही महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग प्रक्रिया चलाने का उल्लेख मिलता है, जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद मैक्सिमम 6 माह के लिए रिक्त हो सकता है, ठीक है। और भाई भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ये भी जस्टिस भी थे और क्या थे, राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। अभी ये चेंज, ठीक है। आगे देखिएगा, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन एवं 360 में क्या है, वित्तीय आपात। 352 में अगर बात करें राष्ट्रीय आपात तो भाई जैसे बाह्य युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है। तो 352 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अब तक ये 3 बार लग चुका है, 1962, ठीक है, भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पे। तो 1962, 1971, 1975 3 बार ये लग चुका है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अब तक लगभग 100 से ज़्यादा बार भी प्रत्येक राज्य में लगभग लग चुका है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा पॉइंट है कि भाई राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं, जो कि वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी, ठीक है, इनके निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। आगे देखिएगा राधा कृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे, ठीक है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसको सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कैंडिडेट की कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, तथा लोकसभा के लिए जो है आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 और लोकसभा की अधिकतम कितनी है, तो 552 है। भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू है। इंदिरा गांधी की बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है, तो भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, ठीक है। आगे देखिएगा तो भाई भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 286 दिन, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। एम अनंत शयनम अयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो भाई मीरा कुमार। वर्तमान में ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य होते हैं अपने में से ही किसी को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं, ठीक है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जाता है। इसके अलावा ध्यान देना कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसको याद रखिएगा। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष, तो राजीव कुमार। ठीक है, MS फातिमा बीबी, ये कौन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कौन, तो शरद अरविंद बोबडे। अब ये भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है इस समय, ठीक है, देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के 1 मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता अन्य व्यय संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। राज्यसभा सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता, पेंशन, ठीक है, निधि से संचित निधि से प्राप्त होता है। कैग की बात करें तो अनुच्छेद 148 में, ठीक है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पे? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो है ये खंडपीठ लखनऊ में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो आप कहोगे 65 वर्ष होती है, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु के पूर्व ही संसद द्वारा कदाचार एवं असमर्थता का आरोप लगाकर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग होते हैं अनुच्छेद 148 का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले हो उसी में ये रिटायर हो जाएंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में, किसमें? अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। कौन थे? सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो, ठीक है। जो पहले रहेगा उसी में रिटायर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के पद की गोपनीयता की शपथ भी दिलवाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान देना, बजट 2018-19 के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख एवं उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का तो 3.5 लाख और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 एवं अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। और सरोजनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। वर्तमान में जो थी राज्यपाल वो कौन थी? तो भाई आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आगे देखिएगा, नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार भारत की संसद को है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में जोड़ने तथा उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई ये करते हैं राज्यपाल महोदय, ठीक है। कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। चलिए, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही धारण करता है, ठीक है, यानी कि जब तक चाहेंगे तब तक ही वो रहेगा। इसके अलावा महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। राज्यसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। और विधान परिषद के सदस्यों का 6 वर्ष। विशेष परिस्थितियों में यानी कि बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल इससे पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई आप कहोगे 25 वर्ष। विधानसभा का 17वां राज्यपाल के आदेश द्वारा ही किया जाता है। भारत के 7 राज्यों में क्या है? विधानसभा है। जैसे यहाँ पे देखना कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार और तेलंगाना, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा भंग कर सकती है, ठीक है। भारत में संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भाई इस समय देखोगे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और जम्मू कश्मीर भी, ठीक है। संघीय क्षेत्रों का प्रमुख जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दिल्ली तथा पुदुचेरी संघीय राज्य क्षेत्र की अपनी विधानसभा है। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान था, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखना 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधायिका का और समवर्ती सूची पर तो होता है। तो याद रखिएगा संसद तथा राज्य विधान दोनों का। संघ तथा राज्य सूची के कानून के विवाद होने पर संघ का कानून बनाने का मान्य होगा, ठीक है।
आगे देखना, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया। ठीक है, भाग 9 में रखा गया। किसमें? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला है। ठीक है, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? नगर पालिका को जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे देखना, बलवंत राय मेहता समिति ये कब आई? तो 1957 में। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। अशोक मेहता 1978 में आई, 2 स्तरीय सिद्धांत दिया। और सहकारिता समिति की बात करें तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में प्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ठीक है, इसके अलावा देखना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया। चलिए कुछ पॉइंट और आपके बताइए, जैसे देखिएगा, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक में 4 चिन्ह आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां, कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। यह चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से नीचे की तरफ क्रम से 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? तो 3:2। और इसे ध्यान देना, कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखना, कुछ पॉइंट और है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र नीले रंग का है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन अधिनायक जय। ठीक है, राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप कहोगे मोर, और इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिटेटस है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और निलंबो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। ठीक है, क्या है? अंतिम व्याख्याता है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो थ्योरी का पोर्शन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय संविधान का, आपका कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर मत चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर, ठीक है, करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलना। तो भाई इसके बाद जो है आपका क्या आएगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का आएगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो भाई आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाएं, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको हर क्लास की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप ग्रुप डी के लिए साइंस, और आप अगर ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम है और आप साइंस का प्रैक्टिस सेट चाहते हो या फिर जीके का प्रैक्टिस सेट चाहते हो, तो भाई उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाएं उसे ज़रूर देखें। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय संविधान के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।